नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। G7 समिट जो कि कनाडा में शुरू होने वाली थी, उसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था कि डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पहुँचना था और बहुत सारे लीडर्स उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन देर रात जो डिनर हुआ, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विजिट को कट शॉर्ट किया, उसको और सीधा कनाडा से वो वॉशिंगटन रवाना हो गए। और जो व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन है, उनका ये कहना है कि उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है ईरान और इसराइल के युद्ध के वजह से, उसके वजह से वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वापस लौटना पड़ा। अब दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस ईरान और इसराइल के युद्ध के बीच झोंकेंगे, क्या अमेरिका इसराइल के साथ लड़ाई पर उतारू होगा। दूसरी चीज जो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं और वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं कि क्या युद्ध विराम पॉसिबल है, तो क्या युद्ध विराम पॉसिबल हो पाएगा। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। और तीसरी चीज जो नेतन्याहू ने कही अपने टीवी इंटरव्यूज में कि जो ईरान के जो हेड है आयतुल्ला खोमेनी, उनकी हत्या ही इस पूरे प्रॉब्लम का निवारण है और ओपनली इस बात को वो अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं। इस बात को इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरॉबरेट किया। तो ये जो पूरा ईरान और इसराइल का जो युद्ध है और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के वॉशिंगटन पहुंचने के बाद ये चीजें बिल्कुल पलट सकती हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम कराएंगे या फिर सीधा अब वो लड़ाई में उतरेंगे, क्योंकि उनके खुद के आर्मी ऑफिशियल्स, खुद के उनके डिफेंस एनालिस्ट ये बात कह चुके हैं। और आपको याद होगा कि कितने भारी संख्या में लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए वोट किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 में अब नहीं झोंकेंगे, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो अब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में अमेरिका का स्टैंड क्या होगा, और इससे भी बड़ा सवाल कि ये जो ईरान और इसराइल के बीच का जो युद्ध है, भारत के लिए इसमें क्या सबक है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर स्वरण सिंह हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट है, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके। आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि G7 की जो ट्रिप थी वो कट शॉर्ट करके और डोनाल्ड ट्रंप वापस वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं, क्या बड़ा हो सकता है। सस्पेंस बहुत है समय की, क्या करेगा व्हाइट हाउस, लेकिन आपके हिसाब से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज किस चीज की है। अ, नीलू, सबसे पहले तो ये कहना जरूरी होगा कि अमेरिका के जो रिश्ते इजराइल से हैं, वो किसी दूसरे देश से उस तरह के रिश्ते नहीं हैं। इजराइल के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जितना समर्थन लगातार अमेरिका से आता है, जितने हथियार तकनीक अमेरिका से आती है, वो शायद ही किसी दूसरे देश को वो उस तरह की खास रिवायत या रियायत मिलती हो अमेरिका से। तो जाहिर है कि अमेरिका इसराइल के लिए वो सब कुछ कर सकता है जो शायद दूसरे किसी अ, देश के लिए वो ना भी करे। पहली बात तो ये। ठीक उसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि जैसा आपने कहा कि अपने चुनाव में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ये संकेत दिए थे कि वो सैनिकों को अब विदेश में लड़ाई लड़ने नहीं भेजेंगे, बल्कि वो तकनीक हस्तांतरण पर रोक लगाकर या टैरिफ बढ़ाकर या आर्थिक प्रतिबंध लगाकर दूसरी तरह से अपना पूरा दबदबा बनाएंगे और अपनी जो नेतृत्व विश्व में है उस तरह से चलाएंगे। युद्ध नहीं करेंगे जगह जगह जाकर, क्योंकि उनके पहले कार्यकाल में जो उनका एक तरह से एक्सपीरियंस रहा अफगानिस्तान में, उसके चलते शायद ये सोच बदली थी उस वक्त। तो क्या संभव है, क्या अमेरिका कर सकता है? जिस तरह से उनका रवैया नजर आया G7 समिट शिखर वार्ता के दौरान, जिस तरह से जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जो पहले वाला ड्राफ्ट था वो उनको मान्य नहीं था, दूसरे वाले ड्राफ्ट में इसराइल को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने की छूट देने की बात हुई और ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया पूरी अस्थिरता के लिए और आतंकवाद के लिए। और उसके बाद अचानक तय हुआ कि रात्रि भोज के बाद वो रवाना होंगे व्हाइट हाउस में। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये समझाने की कोशिश की कि शायद वो युद्ध विराम की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए उनको अचानक जाना पड़ा, तो उस पर भी उन्होंने बड़ी सफाई दी कि केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं है, उससे कुछ बड़ा हो सकता है। और बाद में फॉक्स न्यूज ने यह भी बताया कि जब वो जहाज से जा रहे थे व्हाइट हाउस को, वॉशिंगटन को वापस, तो उन्होंने
शायद इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी कि उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो टीम है, वो सिचुएशन रूम में तैनात होनी चाहिए जैसे ही वो व्हाइट हाउस पहुँचते हैं। तो क्या कोई बड़ी खबर उसके बाद आ सकती है? इज़राइल से उनका चैनल 14 तो कह रहा है कि पहले से ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका है, चाहे वो उनकी युद्ध में तैनाती को देखें, वो तो कह रहे हैं कि युद्ध में भी शामिल हो चुका है अमेरिका। हालाँकि ये सब अमेरिका की तरफ से इसका कोई एक तरह से क्लैरिफ़िकेशन नहीं आया है। तो मुझे लगता है मोटे तौर पे ये हो सकता है कि क्योंकि इज़राइल अपने आप से अ, ईरान के जो परमाणु संस्थान हैं, परमाणु शोध के जो ठिकाने हैं, उनको अपने आप से विध्वंस करने में सक्षम नहीं है और बार-बार राष्ट्रपति ट्रम्प खुलकर अब कह रहे हैं कि ईरान नहीं बना सकता, नहीं रख सकता, परमाणु अस्त्रों को नहीं तैयार कर सकता। तो ये सोच उनकी जुड़ती हुई नज़र आती है कि नेतन्याहू भी चाहते हैं कि कुछ भी करके वो ईरान के जो परमाणु अस्त्रों की जो खोज है, जो प्रोग्राम है, उसको जड़ से उखाड़ दें, खत्म कर दें। और आज भाषा जो राष्ट्रपति ट्रम्प की वो भी वैसी है, तो क्या कुछ इस तरह के स्पेशल जो हथियार चाहिए बंकर बस्टर जिस तरह के हथियार हैं, बहुत भारी भरकम 30,000 पाउंड के बम उनको B-2 बॉम्बर्स के ऊपर ले जाने पड़े। तो क्या वो जहाज और हथियार अमेरिका इज़राइल को मुहैया करा सकता है? या फिर ये कहें कि किस तरह से अपनी डिप्लॉयमेंट्स में कुछ बदलाव ला सकता है ताकि वो एक तरह से दबाव बनाने का पूरा माहौल बने जिसमें वो ये एक तरह से मनवा सकें कि ईरान परमाणु अस्त्रों की जो खोज है या परमाणु विज्ञान की खोज है उससे हट जाएगा और उस तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हालाँकि ये बात ईरान के विदेश मंत्री भी 2 दिन पहले कह चुके हैं कि उनका जो संप्रभुता का अधिकार है कि वो विज्ञान के किस क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं, नवाकार करना चाहते हैं। तो ये बहस का मुद्दा नहीं है, इस पर बातचीत नहीं होगी। तो अभी दोनों तरफ से बहुत अलग-अलग आवाज़ें सामने आती हैं, पर युद्ध लगातार बढ़ सकता है, जैसे नेतन्याहू बार-बार कह चुके हैं। और उसमें सबसे सटीक तरीका जो इज़राइल का हमेशा से रहता है, वो असैसिनेशन की रणनीति रहती है। इस युद्ध के शुरुआत में ही देखो पहले दिन में ही उन्होंने जितना भी सेना का नेतृत्व था करीब आधा दर्जन बड़े सैनिक अफसरों को उन्होंने मार दिया और वैसे ही वैज्ञानिकों को भी उन्होंने मारा है। तो क्या ये राजनीतिक दल के जो नेता हैं जो राष्ट्र के नेता हैं उन पर भी इस तरह का हमला हो सकता है? लेकिन उसकी संभावनाएं ये हैं क्या नहीं, लेकिन ये क्या ये कहना सही होगा कि ईरान ने एक ऐसा झटका इज़राइल और साथ में अमेरिका को भी दिया है, जिस झटके की उम्मीद शायद ना इज़राइल कर रहा था और ना ही अमेरिका। तो अब इनको फिर से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा कि आखिर हम ईरान पर कैसे हमला करें या ईरान पर हम कैसे काबू पाएँ? बिल्कुल ठीक कहा। अभी तक इज़राइल ईरान की प्रॉक्सीज़ के साथ लड़ रहा था। वो चाहे हिज़्बुल्लाह हो या हमास हो या उधर हौदीज़ जो सऊदी अरेबिया के साथ चल रहे हैं। सीधा ईरान से युद्ध अभी नहीं हुआ था। और शायद इसलिए भी नहीं हुआ था क्योंकि इज़राइल की सेना यदि किसी भी अ, अरब देश की सेना की सोच, हैसियत, तकनीक, रणनीति को समझती है तो ईरान की उसको सबसे अच्छी समझ है। क्योंकि 50 के और 60 के दशक में, 70 के दशक में भी ये क्रांति आने तक और क्रांति आने के बाद भी 8 या 10 साल तक ईरान और इज़राइल की सेना का बहुत अच्छा साझेदारी थी, समझ थी, हिस्सेदारी थी, अलग-अलग तरीके से वो चाहे इराक के परमाणु प्रोग्राम को समाप्त करना हो, एक समय में पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को समाप्त करने की सोच दोनों में थी, मिलकर करने की कोशिश हो रही थी। तो वो समझते हैं एक-दूसरे को, शायद इसीलिए आपने देखा कि इज़राइल ने भी और ईरान ने काफ़ी समय लिया। ये करीब 1 साल से लगातार जब से हमास का अटैक हुआ था इज़राइल में, तब से प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से वो मिसाइल दागे जा रहे थे, पर इस तरह से खुलकर युद्ध नहीं शुरू हुआ था। तो अब ये खुलकर युद्ध शुरू हुआ है, तो उसकी मुश्किलें भी इज़राइल को समझ आती जा रही हैं। उनका जो आयरन डोम का एक फीलिंग थी, इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है, कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है।
देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक इज़राइल को नुकसान भी हुआ है इसमें, ईरान को भी नुकसान हुआ है। पर ये नुकसान के बावजूद क्या वो ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बिल्कुल हटा सकता है? ये संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नेतन्याहू जो सबसे आगे बढ़कर युद्ध लगातार करना चाहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु अस्त्रों की खोज को बहुत पीछे धकेल दिया है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि समाप्त कर दिया है। और यदि समाप्त करना है, जो राष्ट्रपति ट्रंप भी कहते हैं, तो अमेरिका और इज़राइल को एक साथ कोशिश करनी होगी। अब वो क्या अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा या परोक्ष रूप से हथियार मुहैया कराएगा? मुझे लगता है कि जो सोच राष्ट्रपति ट्रंप की है, वो यही है कि हर तरह का हथियार मुहैया कराएँगे वो नेतन्याहू को, जिसका मतलब है युद्ध अभी काफ़ी दिन तक चलेगा और उसमें काफ़ी हद तक नुकसान अमेरिका को भी होगा यदि अमेरिका के बड़े हथियार F-35 वगैरह जब बाद में B-2 बॉम्बर्स ईरान गिरा देता है, नष्ट कर देता है, तो अ, एक बड़े निर्यातक के नज़रिए से भी अमेरिका की साख जो है, उस पर चोट आ सकती है। तो बहुत सोच कर निर्णय लेना होगा अमेरिका को कि किस हद तक और किस तरह से वो शामिल हो यदि होना चाहता है इज़राइल के साथ इस युद्ध में। पर अभी तक मुझे लगता है कि वो फ़ोर्स प्रोजेक्शन की ज़्यादा संभावना है, बजाए कि सीधे अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाए इज़राइल की तरफ से। प्रोफेसर स्वरण सिंह, लेकिन इस पूरे युद्ध में और जिस तरीके से पूरा कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इसराइल के बीच में दिख रहा है, और बहुत सारे नेता थे जो इंतजार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से G7 में मिलने के लिए, अपने दिल का हाल बताने के लिए। उसमें जेलेंस्की भी थे, उसमें साउथ कोरिया के जो चीफ हैं वो थे, भारत के प्रधानमंत्री वो भी सोच रहे होंगे कि कुछ मिलेंगे उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से कहेंगे। अब G7 में डोनाल्ड ट्रंप का वहां से आ जाना इस तरह से एब्रप्टली G7 समिट के लिए कितना बड़ा झटका है, और क्या सबक है अब बाकी देशों के लिए, और जिस तरीके से ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध है वो आगे बढ़ रहा है, अमेरिका का रोल भी उसमें क्लियरली नजर आ रहा है, बाकी देशों के लिए क्या सबक है इसमें? देखिए नीलू, इस तरह से ईरान और इराक का युद्ध शुरू हो जाना पिछले शुक्रवार से, जबकि रविवार को फिर से वार्ता होने वाली थी अमेरिका और ईरान की, जो बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर डील को लेकर, और फिर ये आज G7 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो इससे शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है, 50 साल से ये गुट बना हुआ है, उनका उद्देश्य किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक नीति या रणनीति है, संतुलन है, व्यापार है, निवेश है, सबसे पहले उस पर उनका ध्यान होता है। उससे हटकर बिल्कुल ये भू-राजनीति पर और युद्ध पर चला गया है। और उस पर भी इस तरह से अचानक पहले दिन की शाम को ही यदि राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ से निकल आते हैं, तो जो पूरा सोच थी सभी नेताओं की, 7 तो G7 के और 8 जो आउटरीच समिट के जो लिए दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हुए हैं, जो उनकी पूरी तैयारी थी, उसको ज़ाहिर है कि एक तरह से झटका लगता है। वो इसलिए क्योंकि G7 में अमेरिका बहुत प्रभावी, बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, करीब 28 या 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसके बाद जो अगली इकोनॉमी जर्मनी की जैसे मान लें, तो वो 6 ट्रिलियन डॉलर की है। फिर दूसरे देश छोटी आर्थिक व्यवस्था है G7 विकसित देशों के बीच में भी। तो इसलिए अमेरिका के साथ और खासकर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का जो बिल्कुल परंपरा से हटकर तरीका है डिप्लोमेसी करने का, निर्णय लेने का, और हमेशा से असमंजसता बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो सभी राष्ट्र अध्यक्ष जो थे, चाहे वो G7 के या आउटरीच शिखर वार्ता के राष्ट्राध्यक्ष, वो चाह रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बातचीत हो जाए, उनका रुझान पता चले कि किस तरह से वो आर्थिक निर्णयों पर अपना तालमेल बनाना चाहते हैं। और ये चिंता और भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल ही में जनवरी से जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति, उन्होंने अचानक ये टैरिफ बढ़ा दिए हैं दोस्त देशों के भी और जो दुश्मन देश हैं या दूसरे देश, सभी देशों के साथ। और उसको एक अब डेडलाइन है, 9 जुलाई तक उनको कुछ ना कुछ तय करना है कि किस तरह से तालमेल बनेगा अलग अलग देशों का। क्या वो व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर एक खास संधि कर पाएंगे अमेरिका के साथ या नहीं। तो उस बातचीत को भी आगे बढ़ाने के लिए
ये सारे राष्ट्राध्यक्ष चाहते होंगे कि किस तरह की सोच या संकेत उनको मिलता है राष्ट्रपति ट्रंप से, या बातचीत में किस तरह से अपनी जो द्विपक्षीय बातचीत व्यापार को लेकर आगे वो बढ़ सकते हैं। वो सब चीजें समाप्त हो गई एक तरह से। पूरा ध्यान अब चला गया कि ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है उसको किस तरह से उस पर अंकुश लगाया जाए, युद्ध विराम लगाया जाए। और उसको भी पलटते हुए जब पहले ही रात को रात्रि भोज के बाद राष्ट्रपति ट्रंप छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी या सोच है वो युद्ध विराम से भी बढ़कर कोई बड़ा निर्णय लेने को है। तो वो चिंताएं इन सब राष्ट्राध्यक्षों को इसलिए भी मतलब उसका असर ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ऊर्जा का एक तरह से बहुत खास क्षेत्र है। और यदि युद्ध आगे बढ़ता है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर यदि ईरान रोक लगा देता है, तो चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो, उसका निर्यात वहां से होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करीब 20% तेल और करीब इतना ही एलएनजी गैस वहां से निर्यात होता है। यूएई ओमान से खासकर होता है, या तेहरान से सऊदी अरेबिया से तेल का निर्यात होता है। तो वो पूरे विश्व में उथल-पुथल मचा सकता है, चाहे वो ऑयल की अवेलेबिलिटी को लेकर हो, फिर उससे चलता उसका जो प्राइस हो उसको लेकर हो। तो वो सब चिंता भी एक तरह से होने लगी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये राष्ट्र जिस सोच को लेकर पहुंचे थे अल्बर्टा, कनाना किस जगह, कनानस के शिखर वार्ता में, उससे हटकर बिल्कुल नई चिंताएं उनके सामने अब खड़ी हैं। और मुझे ये लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के जाने के बाद चाहे वो उनकी बहुराष्ट्रीय बहुमंडलीय बातचीत हो या उनकी परस्पर बातचीत हो, उसमें ये मुद्दे कैसे वो अमेरिका से हटकर अपने आप कोशिश कर सकते हैं सुलझाने में, उस तरफ ध्यान मुझे लगता है कि और बढ़ेगा। क्योंकि अमेरिका पर निर्भर रहना मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों को अब लगता है राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में उस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए वो ये कोशिश करेंगे कि क्या वो आपस में तालमेल बनाकर भी कुछ कर सकते हैं जिससे इस तरह की जो उथल-पुथल होने वाली है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात हो या फिर वो हिंसा के भड़कने से अलग-अलग देशों के नागरिक वहाँ हैं, उनको किस तरह से सँभालना है, बचाना है, या और कई तरह से क्या ये युद्ध पूरे क्षेत्र में बढ़ सकता है, अमेरिका उसमें शामिल हो सकता है। ये सब नई चिंताएँ मुझे लगता है इन सब राष्ट्राध्यक्षों को अब सामने होंगी। पर चूँकि ये अब इकट्ठे हैं, एक जगह पे हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत भी है कि वो बजाय कि कोशिश करें मिलने की, वो वहाँ हैं और उस पर बातचीत कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह एक से चीज जो और भी उसके ना। पूछनी थी कि इमानुअल मैक्रों को जिस तरह से कंडेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या वो तरीका सही था उनका ये लिखना ट्रूथ सोशल पर कि वो पब्लिसिटी हंग्री है, पब्लिसिटी के भूखे हैं, वो हमेशा गलत होते हैं, पता नहीं डेलिबरेटली करते हैं या जानबूझ के करते हैं या नोइंगली करते हैं, इन बातों को लिखना क्या वो अवॉइड कर सकते थे, या फिर वो एक संदेश देना चाह रहे थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रों को कि भाई देखो तुम ये जो रिपोर्टर से बात कर रहे हो, बिकॉज उन्होंने रिपोर्टर से बात हुँ। की थी, तभी ये बात सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग फॉर अ सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इसराइल। लेकिन वो चीज उन्होंने उनको ऐसा लगता था डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई और इसलिए उन्होंने ट्रूथ सोशल पर जाकर उल्टी सीधी बातें लिखी इमानुअल मैक्रों के लिए। ये आप इसको कैसे देखेंगे? आज हम शायद ऐसे काल में रह रहे हैं, समय में रह रहे हैं, यहाँ पूरे विश्व में मुझे लगता है कि चाहे वो भाषा की बात हो या व्यवहार की बात हो, अ, बदलाव आया है। आप उसको गिरावट ना कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बदलाव आया है। और राष्ट्रपति ट्रंप उसका एक तरह से मुखौटा है। वो उसको लीड करते हैं कि किस तरह से परंपरा से बदलाव हटकर कहे जो। प्रोफेसर स्वरण सिंह, या ये कहे कि जो एक डिप्लोमेसी में एक शालीनता होती थी, वो शालीनता का अब दौर खत्म हो गया है और लोग अब गाली देना, मुंह पर बोलना, वो ज्यादा ऐसा लगता है विश्वास करते हैं उसमें। तो उसमें भी नीलू देखें कि जो 2018 में जी7 का शिखर सम्मेलन कनाडा ने ही मेजबानी की थी चार्ली बॉय में उस वक्त जो भाषा उस वक्त के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी, उससे शायद उतनी खराब भाषा इस वक्त नहीं है। राष्ट्रपति मैक्रों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी सीकर हैं वो। और वो दूसरे नेताओं के बारे में अक्सर ऐसे ही बात करते हैं। बहुत कम नेता हैं जो उनकी इस भाषा से बचे हुए हैं और कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री
मोदी फिलहाल इस तरह की भाषा से बचे हुए हैं। तो बहुत से ज़्यादा दूसरे नेताओं के साथ वो इस तरह से बात करते हैं। आपने जैसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की कोशिश थी भारत की, और इच्छा भी थी कि यदि हमारी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है, उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यदि 2 बड़े नेताओं की बात होती तो शायद उससे अच्छा सकारात्मक कुछ असर उसका हो सकता था बातचीत पर। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं, वो उनकी ज़ाहिर है कि साउथ कोरिया बहुत क्लोज़ एलाई है अमेरिका का, और ट्रम्प क्योंकि नॉर्थ कोरिया के प्रति बड़ा अलग एक तरह से सोच रखते हैं। सीधी वो बात करना चाहते हैं। जब 3 बार पिछली बार शिखर वार्ता हुई थी नॉर्थ कोरिया के नेता के साथ, किम जोंग उन के साथ, तो उनको भी चिंता होती है कि हमारा जो अलायंस है वो किस तरह से बना रहेगा अमेरिका से। वो ज़ाहिर है मिलना चाहते होंगे। बहुत से दूसरे नेता अ, ये इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते होंगे कि बातचीत हो, तालमेल बढ़े, संकेत अच्छे हों, आपस के रिश्ते अच्छे हों। तो वो नहीं हो पाए इस वक़्त। और भाषा का जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि राष्ट्राध्यक्षों को न उसमें बहुत ज़्यादा वो चिंता नहीं करते हैं। उनका ध्यान ये होता है कि हमारे जो राष्ट्रहित हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारी जो कोशिश है कि किस तरह से सभी नेताओं के साथ तालमेल बनाकर अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाना है, बिना कुछ खास खोए। तो वो राष्ट्राध्यक्षों को मुझे लगता है कि अ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। करती भी होंगी तो वो कोशिश करते हैं कि वो आड़े ना आएँ दोस्ती बनाए रखने में और बातचीत को आगे ले जाकर अपनी राष्ट्रहितों को लेकिन आगे ले जाने में। लेकिन प्रोफेसर स्वरण सिंह, अब आप जैसे-जैसे यहाँ भारत में रात हो रही है, अमेरिका में सुबह होगी, और हेडलाइंस क्या बदल सकती हैं, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या ईरान ईरान सरेंडर करेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका को उसमें लड़ाई में इन्वॉल्व करेंगे? क्या हम होता हुआ देखें? अंत में आप आपसे मेरा आखिरी सवाल है ये जी। ये कह सकते हैं कि सोशल ट्रूथ सोशल पर जो लिखेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, वो तय करेगा कि क्या हेडलाइन होगी अच्छा। आज आज सुबह की। पर ये भी कहना मुश्किल होगा कि क्या ईरान सरेंडर कर देगा। आपको याद होगा ईरान इराक का युद्ध 10 साल तक चला था, 80 के दशक में। बिल्कुल, और ईरान ऐसा देश लगता नहीं है कि अचानक मतलब वो सरेंडर सरेंडर करेगा। कर देगा। और जब आप देखें कि छोटे राष्ट्र जैसे आपके पड़ोस में भारत के पड़ोस में म्यांमार है, या नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो बड़ी शक्तियां अपने आप को अक्सर कहती हैं, या अमेरिका अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नाम से कुछ कुछ काम करता है विश्व में, वो यदि नॉर्थ कोरिया को नहीं रोक पाई हैं, तो यदि ईरान चाहेगा कि उनको परमाणु शस्त्र अस्त्र बनाने हैं, और इस तरह से यदि युद्ध से जबरदस्ती से उनसे कुछ करवाना चाहते हैं, तो पिछले पूरे 100 साल का आप इतिहास देख लें। पहले विश्व युद्ध में ही क्योंकि जर्मनी को, इटली को बुरी तरह से लताड़ा गया था, उनको निशस्त्रीकरण उनका बड़ा खराब तरीके से किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में उसको धकेला गया उस तरह से। तो यदि ज़ोर ज़बरदस्ती से ईरान को इस तरह से कोशिश करेंगे, तो मुझे लगेगा वहाँ जो और भी आक्रामक रुख हैं, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वहाँ, उनको और भी बढ़ावा मिलेगा वहाँ, और वो और भी पूरा कोशिश करेंगे। आपको याद होगा पड़ोस में हमारे जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, तो उस वक़्त की भाषा वहाँ के नेता भुट्टो ने कहा था, वी विल ईट ग्रास बट मेक न्यूक्लियर वेपन। तो राष्ट्र में जब अपनी छवि या साख या अपने राष्ट्रहित जिस तरह से हम समझते हैं, उनकी जब बात आती है तो राष्ट्र हर तरह से कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि इस युद्ध से ईरान का जो ये कहें कि कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, या सोच है कि परमाणु अस्त्र बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, वो बनाने की तरफ उसका रुझान और बढ़ेगा। तो ज़ोर ज़बरदस्ती से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते। हाँ, युद्ध कर सकते हैं, उनका आप उनको विध्वंस कर सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं। यूक्रेन में नुकसान हो रहा है पिछले 4 वर्षों से। तो उसके अलावा किसी राष्ट्र की सोच आप बदल देंगे, वो रिजीम चेंज की एक कोशिश हुई थी, मुझे लगता है वो भी आज आउट ऑफ फैशन है एक तरह से। बिल्कुल। वो संभव नहीं होगा। और जिस तरह से असैसिनेशंस हुए ईरान में, मुझे लगता है कि अब उनका राष्ट्र का जो नेतृत्व है बहुत चौकन्ना हो गया है, और ऐसे और शायद सफलता ना मिल पाए इज़राइल को।
आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वरण सिंह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद।